हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कारक करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर परीक्षा में जहाँ पे भी हिंदी आती है, कारक से संबंधित एक न एक प्रश्न अवश्य ही आता है। तो इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स पे भी बात करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्लीज़ उनका आंसर कमेंट सेक्शन में करके अवश्य जाइएगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं आज कारक क्या होता है, जान लेते हैं कारकों की संख्या कितनी होती है, कारक में मुख्य मुख्य कारक कौन से हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर हमारी परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कारक कारक क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा को। जैसे कि परिभाषा में कहा जा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से ज्ञात हो या क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि गीता ने दूध पिया, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो और उन शब्दों का संबंध यदि क्रिया से हम दर्शाते हैं तो कुछ शब्दों का हमें यूज़ करना पड़ता है जो कि कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आगे जान लेते हैं आगे क्या कहता है। अब इसी वाक्य को यहाँ पे डिफाइन किया गया, कहता है इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है, दूध कर्म है। तो यहाँ पे गीता कर्ता के रूप में है और दूध कर्म के रूप में। देखिए कर्ता क्या होता है थोड़ा सा मैं बताती चलती हूँ, कुछ हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी ना हो। जो कार्य करता है, जो कोई भी कार्य करे उसे कर्ता कहा जाता है। मतलब किसी वाक्य में यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसे कर्ता कहा जाएगा। और कर्म क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस सेंटेंस को दोबारा से हम देखना चाहते हैं, देखें तो कह रहे हैं गीता ने दूध पिया। तो यहाँ पिया क्या है, क्रिया है, और क्या पिया गया, दूध पिया गया। इस कारण यहाँ पे जो दूध शब्द है ये हमारा कर्म के अंतर्गत गिना जाएगा। मुझे लगता है आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी सभी को। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और आगे जान लेते हैं कि क्या होता है। अब आगे जानते हैं कारक विभक्ति। अच्छा, कारकों को कई नामों से भी जाना जाता है, बाकी वो मैं आगे बताऊंगी। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह आते हैं इन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। और इसे एक नाम भी दिया गया परसर्ग। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं परसर्ग क्या होता है। तो परसर्ग कहा जाए या फिर कारक चिन्ह कहा जाए, उन सभी का अर्थ कारक चिन्हों से ही है, कारकों में ही ये सब गिने जाते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए निम्न में परसर्ग क्या है। तो परसर्ग यदि आपके पास लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे वह आपसे कारक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट को देख लेते हैं। अगला जो भाग है उसमें कहा गया है कि कारकों के भेद कितने हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हिंदी में 8 कारक होते हैं। इसलिए आपको संख्या याद रखनी है कि कारकों की संख्या पूछी जाती है कि संख्या कितनी है कारक की, तो संख्या होती है 8, जिन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा संख्या अक्सर पूछी जाती है कि संख्या कितनी है, तो कारकों की संख्या मानी गई है 8। अब देख लेते हैं कि विभक्ति चिन्ह कौन से, यानी कि कारक चिन्ह कौन से हैं। जिसमें यहाँ पे देखो परसर्ग भी लिखा है। इन्हें विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग तीनों नामों से जाना जाता है। जैसे पहले कहता है कर्ता ने, कर्म को, करण से। अब इसमें से, के, साथ, के, द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हम करते हैं। संप्रदान, के, लिए और को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन बनता है। अपादान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न बनता है। संबंध काकी के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। अगर मैं इन 8 के 8 कारक चिन्हों में मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जहाँ जहाँ से बनते हैं तो वह एक तो कर्म कारक होता है, एक करण कारक होता है, संप्रदान और अपादान। आप इस वाले विषय में से इन 4 को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे अगर आपको कोई परीक्षा देनी है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे समझ लेते हैं क्या विशेष बात है, उसे भी जान लेते हैं। कहता है कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह यानी कि प्रसंग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबंध कारक के चिन्ह हे और आदि प्रायः शब्दों से पूर्व लगाए जाते हैं। ये बात विशेष कुछ खास नहीं है, वैसे ऐसे पूछे नहीं जाते, पर यदि पूछ लिया जाए कि बताइए वह कौन सा कारक चिन्ह है जो कि शब्दों के प्रारंभ में लगाया जाता है, वाक्य के प्रारंभ में लगता है, तो आपको वहाँ पे उत्तर करना होगा संबंध कारक। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब एक एक प्रकार को अच्छे से समझ लेते हैं कि कारक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कहलाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसको हमेशा दर्शाया जाता है ने चिन्ह से, इसे हम दर्शाएंगे ने से। अब इसमें विशेष बात क्या है वो भी जान लेते हैं कि ने का प्रयोग आखिर होता कहाँ कहाँ है। कहता है कि भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं लगाया जाता। मैंने आपको एक क्रिया टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया, उसकी एक अच्छी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर जिन भी बच्चों को क्रिया से संबंधित कोई डाउट है या क्रिया समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ वह प्लेलिस्ट में जाएं और क्रिया सर्च करें और आपको क्रिया वहाँ पे दिखाई देगा। और क्रिया में अकर्मक सकर्मक क्या होता है वहाँ पे सारे भेद मैंने आपको वहाँ पे जानकारी दी है, तो वहाँ से इसे आप हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं अकर्मक क्रिया के साथ ने हम कभी नहीं लगाते हैं। वर्तमान में भविष्य की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों बातों को भली भांति आपको याद रखना है। आगे कहता है कभी कभी कर्ता के साथ को, यहाँ लिखा है से, का प्रयोग भी किया जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा कर्ता के साथ ने का ही प्रयोग किया जाए, कभी कभी कंडीशन ऐसी भी होती है कि वहाँ पे को और से को भी हमने प्रयोग करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कर्म कारक। लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करेंगे, फिलहाल पहले हम डेफिनेशंस को समझ लेते हैं कि इसमें किस बात की प्रमुखता रहती है। अगला है कर्म कारक। कहता है क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यानी कि क्रिया जिस पर निर्भर करती है या जिसको प्रभावित करती है उसी को कर्म कहा जाता है। इसको हम दर्शाते हैं को से। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। ये एक शब्द है नहीं, शब्द नहीं है, वर्तनी शुद्धि एक टॉपिक है। अभी मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसका रीज़न वहाँ बताऊंगी कि कर्म कारक का को कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता। फिलहाल यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं। अगला है करण कारक। कहता है संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ये साधन शब्द आप सभी को याद रखना है। करण का अर्थ पूछा जाता है कि करण का अर्थ क्या है, तो वह होता है साधन। ये प्रश्न बन चुके हैं जो मैं आपसे बताती चल रही हूँ, तो इनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से, के द्वारा या फिर के साथ। अगर आपको किसी वाक्य में ये दिखाई देता है तो आप सीधे वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, करण कारक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक है जहाँ से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। संप्रदान का अर्थ है देना, याद रखिएगा। कहते हैं अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या कुछ देता है उस रूप को संप्रदान कारक में रखा जाता है, उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए के लिए आता है। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा मैं मेरी बहन के लिए फल लाई, सपोज करिए मैंने ये बोला, ठीक है, फल लाई। अब यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है के और लिए, तो सीधे सीधे यदि दिखाई देता है के लिए तो संप्रदान हम लगा देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा है कि हम यहाँ पर को का प्रयोग भी करते हैं। तो देखो यहाँ पर है संप्रदान का अर्थ है देना। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। के लिए से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न अब वर्तमान में बन रहे हैं वो को से बन रहे हैं। को का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रजा, जैसे राजा, ये बहुत आता है अधिकांशतः, जैसे राजा प्रजा को कंबल देता है या कंबल बांटता है। बांटना भी देने का ही मतलब है, बांटता है। तो यहाँ पर ये को आया है तो हम इसे संप्रदान में लिखेंगे, ना कि कर्म में। अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि को देखा नहीं और उत्तर लगा देते थे कर्म, क्योंकि हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ को पढ़ते हैं तो सीधे सीधे उत्तर लगा के आते हैं कर्म। ऑप्शन में कर्म अवश्य ही मिलेगा, आपको याद रखिएगा। तो ये पढ़ते समय ये ध्यान देना, वाक्य को पढ़ते समय, कि कहीं इस वाक्य में कोई वस्तु किसी को दी तो नहीं जा रही। अगर दी जा रही होगी तब आप वहाँ पे उत्तर करेंगे संप्रदान कारक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आते हैं आगे। अगला है अपादान, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपादान में भी कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। यहाँ कह रहे हैं संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए। जब भी कभी कोई वस्तु एक वस्तु से अलग हट रही है, दूर हो रही है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है और प्रयोग हम करते हैं विभक्ति चिन्ह से का। जैसे देखिए करण कारक में भी से आता है, लेकिन वहाँ पे वस्तु अलग नहीं हो रही होती है, वहाँ पे वस्तु साथ में मिली होती है। लेकिन अपादान में वस्तु का अलगाव हो रहा होता है, वस्तु अलग हो रही होती है। जैसे देखो हमने लिखा कि गंगा
हिमालय से निकलती है। ठीक है, निकलती है। अब यहाँ पर से आ रहा है। अब इस वाले वाक्य में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि मैम से आ रहा है तो करण लगाएं कि अपदान लगाएं। तो यहाँ पर गंगा हिमालय से निकलकर हरिद्वार तक पहुँच रही है, आप ऐसे समझो इसे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मैम निकल तो रही है, जुड़ी हुई तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखा है तो गंगा का जल वहाँ से निकलकर हरिद्वार तक आ गया, या आगे भी जाए जहाँ भी है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो से है ये अपदान, ये अलग के भाव को दिखाते हैं। जैसे एक वाक्य और देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे समझा देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि पत्ता पेड़ से गिरता है। अब यहाँ पर जो पत्ता है वह पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तब भी यहाँ पे से का प्रयोग है। तो ऐसे जहाँ कहीं भी ऐसा भाव निकल कर आए कि जहाँ पर कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो तो वहाँ पे अपदान कारक होता है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं। जैसे मान के चलिए हम किसी से किसी की तुलना कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि राधा सीता से सुंदर है। ठीक है, सुंदर है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तब भी से का प्रयोग हो रहा है, तब भी क्या आएगा, अपदान कारक ही आएगा। इसके अलावा और सीख लेते हैं। यदि कहीं पर भय का भाव आ रहा है तब भी क्या होगा, तब भी से का प्रयोग होगा और अपदान कारक होगा। जैसे मैंने लिखा कि मैं जानवरों से डरती हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल ऐसे ही लिख लिया है। तो मैं जानवरों से डरती हूँ, इसमें जो से है ये भय का भाव निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अपदान कारक होगा। तो याद रखना है, यदि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, कोई तुलना हो रही हो, भय हो या विद्या सीखने का भाव आ रहा हो, तो ऐसे सभी स्थानों पे यदि हम से का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमेशा अपदान कारक होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है संबंध कारक, बहुत आसान सा है। अगर देखा जाए तो संबंध के शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रारी, रे, नानी, ने ऐसे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कोई। जैसे मैंने कहा कि काकी के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा राजा का पुत्र, हमने समास में भी पढ़ा था, का आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे संबंध कारक होगा। या उसका पुत्र, मेरा बेटा, मेरी में मेरी री आ रहा है, तो ऐसे शब्दों से हम क्या अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। याद रखिएगा, इसका भी अर्थ पूछा जाता है हमेशा। कहते हैं शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। अब यहाँ पे विभक्ति चिन्ह होते हैं में और पर। जैसे मैंने कहा छत पर बंदर है। ठीक है, छत पर बंदर है, तो यहाँ पर आया, तो पर यहाँ पे क्या बताएगा, अधिकरण को बताता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कमरे में बच्चे हैं, तो यहाँ में दिखाई दे रहा है फिर से। अब यहाँ पर फिर से क्या है, अधिकरण कारक है। तो यानी कि किसी भी चीज़ के बेस को या आधार को दर्शाता है, तो उसे कहा गया है अधिकरण कारक। अगला है और लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना या पुकारना या किसी को संकेत देने या सचेत करना। अब यहाँ कहते हैं जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कहते हैं। और संबोधन में क्या होता है, हे, अरे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हे और अरे के साथ एक चिन्ह मैं बार बार बना रही हूँ। एक सीधी रेखा के नीचे बिंदु है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, और इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है, किसी को सचेत करने के लिए किया जाता है। तो इस चिन्ह के माध्यम से भी हम संबोधन कारक को आसानी से पहचान जाते हैं। इस चिन्ह के साथ ही इस कारक का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये सबसे ही आसान है देखा जाए तो आपको क्या होगा, वाक्य में हे, अरे जैसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा, साथ ही साथ आपको ये चिन्ह भी देखने को मिलेगा। चलिए अब एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं ओवरऑल जो अब तक हमने सीखा विद एग्जाम्पल। जैसे पहला क्या कहता है कि पहले हमने कारक ले लिए, फिर उनके चिन्ह ले लिए, विभक्ति अपर के चिन्ह, और फिर एक उदाहरण दे रखा है। मुझे लगता है इससे शायद आप और अच्छा और बेहतर तरीके से चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे ये कहते हैं कर्ता के साथ आएगा ने,
जैसे यहाँ पे कहता है रवि ने मनीष को बचाया, तो रवि के साथ क्या आया, ने, यानी कि कर्ता के साथ क्या आया, ने, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक। कर्म के साथ क्या प्रयोग करते हैं, को, जैसे हमने कहा हमने भूखे को खाना खिलाया, तो भूखे के साथ क्या आया, को का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ को आ रहा है, यहाँ देने की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे होता हमने भूखे को खाना दिया, अगर हम यहाँ पे सेंटेंस दिया लिखते हैं तो फिर ये हम कर्म में नहीं लिखते, हम ये संप्रदान में लिखते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो वाक्य है हम इसे कर्म में रखेंगे। करण में क्या होता है, से, के द्वारा, के साथ। बिना हवाई जहाज से दिल्ली जाएगी, तो यहाँ पर ये साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये करण में जाएगा। संप्रदान में क्या आता है, के लिए या फिर को, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। पारुल सबके लिए खाना लाई, तो यहाँ के और लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान होगा। अपादान में से होता है और अलग होने का भाव होता है। वह छत से गिरा, यानी कि छत से अलग हो गया, तो अपादान हो गया। संबंध में क्या करते हैं हम, काकी के रारी रे का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अधिक ऊंचाई पर मत जाओ, तो यहाँ पर अधिकरण दिखाई देगा। और संबोधन में हे, अरे, हाय ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कह रहा है कि अरे सुनो इधर आओ, तो अरे के साथ आपको चिन्ह फिर से दिखाई दे रहा है, ये जो कि मैंने अभी बताया विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो इसके प्रयोग से ही पता चल जाता है यहाँ पर क्या होगा, संबोधन कारक होगा। तो एक ही छोटा सा टॉपिक था कारक का। आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो किसी प्रश्न को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगी। मुख्य बातें याद रखिएगा। डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, यहाँ से पूछे जाते हैं कि इसके भेद कितने हैं, 8 हैं। 8 भेदों के आपको चिन्ह पता होने चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। परसर्ग चिन्ह, विभक्ति चिन्ह से हम कहते हैं। और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि हमने अभी लास्ट में देखे, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो। और अर्थ, जैसे कि मैंने बताया कि अपादान का अर्थ अलग होने से होता है, संप्रदान किसी को देने से होता है, कर्ण की बात करें तो वहाँ साधन की बात आ जाती है, अधिकरण की बात करें तो आधार की बात आ जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। आज की वीडियो में मैंने एक अभ्यास कार्य आपके लिए रखा है। ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ने के बाद और वीडियो को पूरा देख कर जाया करिए, स्किप कर करके मत देखा करिए। आपके बहुत सारे जो स्किप करने से होता ये है कि हम आधी बातें सुनते हैं और आधी बातें नहीं सुनते, और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है, मैं ये मानती हूँ। तो कोशिश करा करिए मेरी, क्योंकि छोटी वीडियो होती है, मेरी बड़ी वीडियो नहीं होती, आप पूरी वीडियो देख कर जाया करिए, ताकि आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि आप में से जो भी सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर वह इनके आंसर अवश्य करके जाएंगे, और मैं देखूँगी भी कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रोहित को विद्यालय जाना है। आपको बस यहाँ पे कारक बताने की कौन सा कारक होगा। कारक चिन्ह यहाँ पे को दे रखा है, तो आपको उसके अनुसार अपना आंसर बताना होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो मैंने एग्जाम्पल में ही बोल दिया था। बालक चम्मच से खाना खाता है, बताना है कौन सा है। पिताजी कमरे में है। हे गुरुजनों कृपया आसन ग्रहण करिए, बहुत आसान है। माँ ने खाना बनाया, ने दे रखा है। मैं भाई के लिए उपाय लाया, और के लिए दे रखा है। 7 प्रश्न हैं केवल। उम्मीद है कि आप सभी इनके उत्तर कमेंट सेक्शन में करके जाएंगे अवश्य ही। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।